रेत के टैलों के बिनते बगड़ते नक्काश आपने देखे हैं। हवाएं उन्हें क्या क्या शक्लें देती रहती हैं। यही कैफियत इंसान की है। इंसान खुद को क्या क्या समझता है, कैसी कैसी पायदार तवक्कात रखता है, कैसे कैसे अनोखे दावे करता है। कहीं वो शिद्दात नमरूद नजर आता है तो कहीं हिटलर और मुसोलिनी। कौन बाकी रहा, कौन पायदार है? सब दास्ताने छोड़ जाते हैं। वक्त की हवाएं नक्काश बिगाड़ती हैं, बनाती हैं। जिंदगी सलामत रहती है तो ये नक्काश महफूज रहते हैं। मौत आती है तो सिर्फ कहानियां रह जाती हैं मेरे दोस्तों, जिनसे उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। पुरइसरार और रोमानवी हैरत अंगेज कहानी नीति का। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है नीति का एपिसोड नंबर 48। मौत के अहाते से सुबह को उन्हें वहाँ से निकाला जाएगा, बल्कि उन्हें सज़ा दी जाएगी। अगर हाथी उन्हें हलाक ना कर सका तो क्या होगा? ओह नहीं नहीं मेरे दोस्त, सफ़ेद पहाड़ मौत का पहाड़ है, उससे बचना किसी भी तरह नामुमकिन। और अगर कोई उस हाथी को सफ़ेद पहाड़ में शिकस्त दे दे, ऐसी बातें ना करो दोस्त। सफ़ेद हाथी का शिकारी सरदार बनता है और फिर देवी से हाथी को शिकार करना आसान बात नहीं है। अगर कोई सफ़ेद हाथी को शिकार कर ले तो फिर कोई इंसान उसे कभी नहीं कत्ल करेगा, क्योंकि पूरी उस मौत से नहुसत का शिकार हो जाएगी। ये हमारा सदियों का अकीदा है। हाँ, वो अपनी मौत मर जाए तो कोई हर्ज नहीं है। समातरा मेरे दोस्त, तुम मेरा एक काम कर सकते हो। हाँ कहो। मैं उन लोगों की मौत का मंजर देखना चाहता हूँ। तुम्हें तो दिखाया जाएगा, ये तो असूल है। हर फर्द उनकी मौत का मंजर देखेगा। बहरहाल मुझे ज़रूर दिखाना, वादा करो। मैं वादा करता हूँ। समातरा ने कहा, सरफराज, ये तो मलका का हुक्म भी है कि इन कैदियों को भी दूसरे कैदियों की मौत का मंजर दिखाया जाए। समातरा ने कहा और थोड़ी देर के बाद वो रुखसत हो गया और मैं अंदर आ गया। यहाँ कर्नल डिक्सन और दूसरे लोग मेरा बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे। क्या गुफ्तगू हो रही थी उससे? कर्नल ने पूछा। मैंने उसे जाल में फांस लिया है कर्नल, मैं अंदाज़ा लगा चुका हूँ, मगर बहुत ही मनहूस खबरें हैं। क्या? उन लोगों की ज़िंदगी कल सुबह तक ख़त्म कर दी जाएगी। अरे! कर्नल उछल पड़ा और उसके चेहरे पर अजीब सी जज्बाती कैफियत पैदा हो गई थी। और फिर वह सरसराती आवाज़ में बोला, क्या मतलब? सरफराज, मुझे इजाज़त दो, मैं ये नहीं होने दूंगा, या फिर कम से कम मैं भी उनके साथ शामिल हो जाऊंगा। क्या करेंगे कर्नल? हमारे हाथ में भी है तो नहीं। जान तो दे दूंगा। वो कमीना जलील है, लेकिन मेरा दोस्त तो है, कर्नल डिक्सन जज्बाती लहजे में बोला, और मैं उसके जज्बे से मुतासर हुए बगैर नहीं रह सका। कुछ करें कर्नल, मैंने कहा। वो क्या और कब? कर्नल ने पूछा। कल उस वक़्त जब तुम्हें हलाक किया जाएगा, उसने जवाब दिया, और मेरे जहन में फरेरी दौड़ गई। अपने दोस्त, अपने मुहब्बे अहले ज़मीन की अतिये को आजमाने का एक और मौका मिला था। बहरहाल मैंने अभी तक उसे किसी गलत सिलसिले में इस्तेमाल नहीं किया था और एक बार फिर आजमाइश पड़ी थी। उस वक़्त क्या करोगे सरफराज? कर्नल बहुत ज़्यादा परेशान था। कर लेंगे कर्नल, आप बेफिक्र रहें। फिर भी मेरी जान, मेरे अजीज़, मुझे बताओ तो सही। तफसील से बताना होगा कर्नल, आप इत्मीनान रखें। मुझे इत्मीनान नहीं होगा इस वक्त तक जब तक उनकी ज़िंदगी बच न जाए। सरफराज नहीं, वो बुरा इंसान नहीं है। काश मैं जज्बाती ना होता। मलका नीति का एक सफ़ेद फाम औरत है, मैंने कहा, और कर्नल डिक्सन मेरी तरफ मतवज्जा हो गया। तब मैंने उसे समातरा से हासिल की हुई पूरी तफसील बताई। कर्नल गौर से सुन रहा था। पूरी कहानी ख़त्म होने के बाद उसने कहा, लेकिन अब तुम क्या करोगे? मैं उस हाथी को हलाक कर दूंगा। हाथी को? कर्नल उछल पड़ा। हाँ, और उनकी रवायत से पूरा फ़ायदा उठाऊंगा। मगर किस तरह? हमारे पास तो हथियार भी नहीं हैं। अल्लाह मालिक है कर्नल, और आपको मालूम है कि मेरी कौम सख्त तरीन वक़्त में हथियार की कोई परवाह नहीं करती। हम अपने जज्बा पर भरोसा करते हैं। सरफराज, फिर भी मेरे बच्चे। बस कर्नल, अब आपको सुबह तक सब्र करना होगा। बस मेरी समझ में नहीं आता, कोई ठोस बात सोचो। बराह करम कर्नल, कल सुबह तक सब्र करें, मैंने कहा। वैसे मैं कर्नल की इस कैफियत से बहुत मुतासर हूँ। वो बेचारा रात भर परेशान रहा था,
पूरी रात उसने करवटें बदलते गुजार दी। मैं भी नहीं सो सका था और तअज्जुब की बात यह थी कि उस रात टोबो भी जागता रहा, खिलाफे मामूल, जबकि ये शख्स किसी हालत में फ़िक्र करने का आदी नहीं था। बहरहाल मैंने उसे नहीं टोका। लड़कियां नॉर्मल थी, उन्हें सूरत हाल से बाखबर नहीं किया गया था। बिल आखिर सुबह हो गई। कर्नल डिक्सन तो रोशनी की पहली किरण के साथ ही उठ गया था। मैं भी जाग गया और थोड़ी देर के बाद बाकी लोग भी। और अच्छा ही हुआ, क्योंकि सूरज अच्छी तरह उभरा भी नहीं था कि हमारा बुलावा आ गया। हमारा मुंतजिम समात्रा ही था, लेकिन उसके साथ और भी बहुत से लोग थे। तब एक बूढ़े ने आगे बढ़कर मकामी ज़बान में कहा, अपनी दुनिया छोड़कर हमारी पुरसकून ज़िंदगी में मदाखलत करने वालों, हम तुम्हारी आमद पसंद नहीं करते, क्योंकि तुम जालिम, मकार और फरेबी होते हो। तुम्हारी निगाहों में हमारी ज़िंदगियां कोई हैसियत नहीं रखती। तुम हमें कमज़ोर जानवरों की तरह कत्ल कर देते हो। उसके बावजूद हम इंसानी दुश्मन नहीं हैं। हम इस पर भी तुम्हारी नस्ल के उन लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। तुमसे पहले आने वालों ने हमारी ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं समझी थी, जिसकी हमें उसे सज़ा दी जा रही है। उन्होंने हमारे 4 साथियों को धमाके के ज़रिए मौत दी थी, तो देखो सफ़ेद हाथी उनकी मौत ला रहा है। हाँ चलो तुम भी देख लो, ताकि उस वक्त तक कभी जुल्म के बारे में ना सोचो जब तक हमारे दरमियान हो, और खामोशी से यहाँ वक्त गुजारो। बूढ़ा खामोश हो गया। क्या कह रहा है ये? कर्नल डिक्सन ने राजदाराना अंदाज में पूछा, और मैंने कर्नल डिक्सन को बूढ़े अफ्रीकी की पूरी बात बता दी। कर्नल ने पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाई और फिर हम उन लोगों के साथ चलने के लिए तैयार हो गए। समात्रा हमारा रहबर था। नेज़ा बरादर वैशी पीछे पीछे चल रहे थे और मेरे जहन में सन्नाटे उभर रहे थे। खासा तवील फासला तय करना पड़ा और हम बस्ती के अकबी हिस्से में पहुंच गए। यहाँ एक बहुत बड़ा स्टेडियम बना हुआ था। दरख्तों को तराशने का कोई माकूल इंतज़ाम नहीं था, लेकिन उनके खुश्क तनों को सुराख करके और मेखें ठोक कर नहायत उम्दगी से इस्तेमाल किया गया था। स्टेडियम के दरमियान में बेहद कुशादा जगह थी। जुड़े हुए तफरीह की ऊंची दीवारों के बाद क्यारियाँ, और जो इतनी कुशादा थी कि पूरी बस्ती के लोग उनमें समा सकते थे। नवाब फिरोजुद्दीन और उनके तमाम साथी खड़े हुए थे। उनके हाथ पुश्त पर बांध दिए गए और उनके चेहरे बिल्कुल सफ़ेद नज़र आ रहे थे। कौसर की सूरत देखकर मेरे दिल को एक धचका सा लगा। वो खौफज़दा थी और खुश्क होंठों पर ज़ुबान फेर फेर कर चारों तरफ देख रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक अजीब सा जोश सीने में पैदा हो गया। टोबो ने मेरी इस कैफियत को महसूस कर लिया था। हम लोगों को एक गैलरी में पहुंचा दिया गया, गोया हम महफूज थे। सरफराज बताओ क्या करोगे? कर्नल डिक्सन ने परेशानी से कहा। चंद मिनट सब्र करें कर्नल, मैं खुदकुशी कर लूँगा। सरफराज, नहीं कर्नल, बराह करम खामोश रहो, मैंने सर्द लहजे में कहा। गैलरियाँ बढ़ती जा रही थी। मौत का तमाशा देखने वाले जमा हो गए थे। तब स्टेडियम के अजीम शान दरवाजे से सफ़ेद पहाड़ अंदर दाखिल हुआ। उसके नगरानों पर सुर्ख लिबास में मलबूस एक शोला दहक रहा था। दूध जैसा रंग, चमकदार चेहरा, स्याह बाल और रोशन आंखें, सडोल बदन, उसका लिबास नहायत खूबसूरत था। मैं भूंचका रह गया। मुझे अंदाज़ा ना था कि जिस औरत का जिक्र समात्रा ने किया है वो एक नौजवान लड़की होगी। तो ये है नीतिका की मलका, मैंने दिल में सोचा, और उसके साथ ही मैं उस खौनख्वार हाथी को देखा। बिलाशुबा इंतहाई बुलंद कामत और खौनख्वार हाथी था। इस किस्म के हाथी नज़र नहीं आते, लेकिन जिसने उसे कंट्रोल किया था वो भी अपने आप में यकता थी। हाथी ने पूरे स्टेडियम का एक चक्कर लगाया और वैशी मलका के नाम नारे लगने लगे। उसे अंदाज़ा होता था कि वो यहाँ काफ़ी मकबूल है। फिर हाथी स्टेडियम के दरमियान खड़ा हो गया और मलका ने पहले अफ्रीकी ज़बान में बताया कि बस्ती वालों को उसकी सज़ा दी जाने वाली थी। बस यहाँ से मेरा काम शुरू होता था। मैं गैलरी से नीचे कूद आया और हाथी के सामने आ खड़ा हुआ। नीतिका की मलका, ताकतवर और अजीम, मैं तेरी खिदमत में दरख्वास्त पेश करना चाहता हूँ, मैंने कहा, और वो गहरी निगाहों से मुझे देखने लगी। कई मिनट तक कुछ ना बोली और फिर जैसे चौंक पड़ी। तू इनमें से है जो अदम तशद्दुद वाले हैं और जिन्होंने खामोशी से खुद को हमारे हवाले कर दिया था। हाँ, मैं उन्हीं में से हूँ। तब तूने मौत की इस वादी में कूद कर हमाकत का सबूत दिया है।
یہاں صرف مرنے والوں کو موجود ہونا چاہیے۔ میں تیرے سامنے آیا ہوں ملکہ، مجھے تجھ سے کام ہے۔ کیا تو ان لوگوں کا بھی حفاظت نہیں کر سکتی جو تیرے سامنے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ تجھے کچھ نہ کہے گا، مگر تو نے کچھ کہنے کے لیے غلط وقت کا انتخاب کیا ہے۔ اگر تو میری بات سنے تو میری آمد کو غلط نہ کہے گی۔ کیا کہنا چاہتا ہے؟ میں ان لوگوں کے لیے معافی کا طلبگار ہوں۔ نہیں، یہ ممکن نہیں، ملکہ نے بے رحمی سے کہا۔ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں ملکہ، انہیں معاف کر دے۔ افسوس میں تیری درخواست قبول نہیں کر سکتی، کیونکہ انہوں نے بستی کے 4 معصوم نوجوانوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ تو ان وحشیوں میں سے نہیں ہے، اس لیے ان کی ذہنی کیفیت سے واقف ہو سکتی ہے، جو ان وحشیوں کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے ہوں گے۔ جرأت مند نوجوان، اس سے قبل کہ سورج بلند ہو، ان لوگوں کی زندگی کا چراغ بجھ جانا چاہیے۔ میں بعد میں تجھ سے اس موضوع پر بات کروں گی۔ نہیں ملکہ، اگر یہ بات ہے تو پھر میری موت بھی ان لوگوں کے ساتھ آئے گی۔ ٹھیک ہے، تو کوشش کر، میں تجھے تیرے قدم سے باز رکھوں گی۔ یہ گستاخی ہے، اور تو دیکھ رہا ہے کہ ان میں سے نہ ہونے کے باوجود یہ لوگ کس طرح میری عزت کرتے ہیں۔ میری بات مان لے، اس کے علاوہ میں اور کچھ نہ سنوں گا۔ میں نے کہا، تب اپنی موت کا تو خود ہی ذمہ دار ہے، ملکہ عشرت سے بولی، اور اس نے ہاتھی کو ایک طرف موڑ دیا۔ ایک مخصوص جگہ پہنچ کر ہاتھی نے اسے سونڈ میں لپیٹا اور نہایت احتیاط سے ایک نشست پر بٹھا دیا۔ ملکہ نے میری درخواست رد کر دی تھی، اور اب میں اپنے جارحانہ اقدام کے لیے آزاد تھا۔ نواب فیروز الدین اور دوسرے لوگ میری گفتگو سن رہے تھے، لیکن ان کی زبانیں گنگ تھیں۔ میں آہستہ آہستہ ان کے سامنے جا کھڑا ہوا، لیکن اس طرح کہ میری پشت ان کی جانب تھی اور چہرہ سامنے کی طرف۔ سرفراز، عقب سے نواب فیروز الدین کی بھرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ سرفراز بیٹے، للہ ہمارے لیے جان نہ دو، تمہیں خدائے قدوس کی قسم۔ آخری بار شرمندہ نہ کرو، موت کے وقت ذلیل نہ کرو، تمہاری زندگی داغ سکتی ہے۔ آؤ للہ، اور اس کی آواز بھرا گئی اور وہ بچوں کی طرح رونے لگے، لیکن میں نے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ وحشیوں کی سفید ملکہ ہاتھی کو احکامات دے رہی تھی۔ نہ جانے اس کمبخت نے کس طرح اس سفید درندے کو قابو میں کیا تھا۔ ہاتھی آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا اور دور بیٹھی ہوئی ملکہ اسے ہدایات دے رہی تھی۔ پھر ہاتھی نے سونڈ اٹھا لی اور اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے خون ٹپکنے لگا۔ تب میں نے ہاتھ اٹھایا اور ہاتھی کے سونڈ کو اپنی خیالی گرفت میں لے لیا۔ ہاتھی کی جسمانی پوزیشن تبدیل ہوتی تھی، اسے گرفت کا احساس ہو گیا تھا۔ تب میں نے سوچا کہ ہاتھی کو دور نہیں رہنا چاہیے، ورنہ دوسرے لوگ میری طرف سے مشکوک ہو جائیں گے۔ میں قریب سے بھی وہی عمل کر سکتا ہوں جو یہاں کھڑے ہو کر۔ چنانچہ لوگوں کو صرف یہی حیرت رہے گی کہ ایک نہتے انسان، ایک دیو پیکر انسان کو زہر کر لیا۔ کم از کم وہ مجھے مافوق الفطرت قوتوں کا مالک تو نہ سمجھیں گے۔ ہاتھی جس انداز میں رک گیا تھا، اسے احساس ہوتا تھا کہ وہ کافی بے چین ہے اور آگے بڑھنے کی قوت نہیں پا رہا۔ گویا یہ کیفیت میرے لیے اطمینان بخش تھی۔ چنانچہ میں نے اس پر سے اپنی گرفت ہلکی کر دی اور ہاتھی ایک خوفناک چنگاڑ کے ساتھ ہماری طرف لپکا۔ اس نے وحشیانہ انداز میں ہمیں روندنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اس کی پیشانی پر خیالی پنجہ گاڑ دیا اور اس پر قوت آزمائی کرنے لگا۔ ہاتھی کئی قدم پیچھے ہٹ گیا اور اس نے جھلائے ہوئے انداز میں سونڈ جھکائی، اور یہ موقع زری تھا۔ میں نے اس کی سونڈ دونوں ہاتھوں کی گرفت میں لے لی۔ بظاہر یہ عام ہاتھ تھے، لیکن اس کی اندرونی قوت کسی کو معلوم نہیں تھی۔ بے شمار حیرت زدہ اور خوف زدہ چیخیں ابھریں۔ خوف زدہ چیخیں میرے ساتھیوں کی تھی اور حیرت زدہ چیخیں ان وحشیوں کی جو موت کا تماشا دیکھنے آئے تھے۔ نواب فیروز الدین اور ان کے ساتھی دہشت سے سمٹ گئے تھے۔ میرے دل میں مسرت کی لہریں ابھر رہی تھی، کیونکہ ہاتھی میری گرفت میں کافی بے بس نظر آ رہا تھا۔ تب میں نے اس کی سونڈ مروڑنی شروع کر دی اور ہاتھی تکلیف سے چنگھاڑنے لگا۔ وہ بار بار اپنی جگہ بدل رہا تھا، پاؤں جما کر سونڈ چھڑانے کے لیے اپنی قوت صرف کر رہا تھا۔ زمین میں اس کے پیروں سے گرتے پڑتے چلے جا رہے تھے اور دیکھنے والے دہشت زدہ دیکھ رہے تھے کہ سونڈ پر میری گرفت کسی طور پر کمزور نہ تھی، جبکہ ہاتھی پریشان نظر آ رہا تھا۔ اور پھر کسی نے شاید ہی ایسا منظر دیکھا ہوگا جب کھڑے پہاڑ بے سہارا نیچے گرتے ہیں، بس یوں ہی دھماکہ ہوتا ہے جیسے توپ نے گولا اگل دیا ہو۔ ہاتھی زمین پر گر پڑا، یہ انہونی بات تھی۔
बेशुमार आवाज़ें मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने एक ख्याली घोंसा पूरी कुव्वत से हाथी के पेशानी पर रसीद किया और उसकी पेशानी तड़क गई। तब मैंने उसकी पेशानी के करीब जाकर कई और घोंसे बराहे रास्त उसे रसीद किए और हाथी का भेजा बाहर निकलाया। बिलाशुबा खुद मैं भी किसी आम इंसान को ये सब कुछ करते देखता तो सर के बल खड़े हो जाने को दिल चाहता। यकीनन दूसरों की भी यही कैफियत होगी। एक लम्हे के लिए वहाँ एक सकूत फैल गया, जैसे उस पूरे मैदान में किसी एक इंसान का वजूद ना हो। और फिर एक ज़बरदस्त शोर बुलंद हुआ। मलका अपनी जगह खड़ी हो गई थी और बारीक जुबान में चीख चीख कर कुछ कहने लगी, लेकिन वैशी तो बेकाबू हो गए थे। वो पागलों की तरह गैलरियों से कूद कूद कर मेरी तरफ लपके और मेरे करीब आकर उन्होंने मुझे कांधों पर उठा लिया। सफ़ेद हाथी का शिकारी, नीतिका वालों, सफ़ेद हाथी का शिकारो, देखो ये कैसा इंसान है, कहाँ से आया है। और बहुत अरसे के बाद तुम में एक ऐसा शख्स आया जिसने सफ़ेद पहाड़ खाली हाथों ज़मीन पर गिरा दिया। लोगों, क्या इससे कबल किसी ने ऐसा किया है? हाँ, वो सरदार रीमा का था जिसने अपनी कुव्वत और अपने नेज़े की चौड़ी अन्नी से सफ़ेद हाथी का शिकार किया था, और जब वो ख़त्म हुआ तो उसके साथ बरकतें भी चली गईं। यूँ नीतिका में तवील अरसा के बाद एक शख्स नमूदार हुआ है जिसने जो किया वो नाकाबिल यकीन है। वैशी चीख रहे थे और मलका नीतिका हसीन गुड़िया जैसी उस वक़्त बेबस नज़र आ रही थी। उस वक़्त तकरीबन सारे वैशी मेरी तरफ थे। मलका नीतिका बेबसी से उन सब को देख रही थी। वैशी नारे लगा रहे थे। वो कह रहे थे, हाँ देखो, बरकतों वाला आ गया है। जादू के ज़ोर से सफ़ेद हाथी को बेबस करके उसकी गर्दन पर सवारी कर लेना और बात है, और मैदान में नहते हाथों से सब के सामने उसे कत्ल कर देना दूसरी बात। नीतिका का असल हुक्मरान ये शख्स है। हाँ, ये हम में से नहीं है, लेकिन ये हमारे अंदाज में बोलता है। और देखो, वो रहम दिल भी है। वो जालिम या जाबर नहीं है। हम तेरे मती हैं, तू हमारा सरदार है। वो नारे लगाते रहे। नीतिका खामोश रही और उसके चेहरे पर अज़तराब भी नहीं था। वो पुरसुकून निगाहों से हम सब को देख रही थी। मैंने वैश्यों से उनकी ज़ुबान में कहा, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मैंने तुम्हारी मोहब्बत कबूल की, अब मुझे नीचे उतार दो। और उन्होंने नहायत एहतराम से मुझे नीचे उतार दिया। समातरा ख़ास तौर पर मेरे पास मौजूद था और बढ़ चढ़ कर मेरी मदासराई कर रहा था। मैंने उसे आवाज़ दी और समातरा मेरे करीब आ गया। मेरे अजीम दोस्त, नीतिका की सरदारी मुबारक, उसने कहा, और उन कैदियों को खोल दिया जाए, मैंने समातरा से कहा। और समातरा ने मेरा सबसे पहला हुक्म उन लोगों तक पहुंचा दिया। चारों तरफ से लोग दौड़े और चश्मे जोन में नवाब फिरोजुद्दीन और उनके साथियों को रिहा कर दिया गया। नवाब फिरोजुद्दीन उनके साथी शर्मिंदे से अपनी जगह खड़े थे और उनमें उन वैश्यों के बारे में सोच रहा था, और वो अफ्रीका के इन अंदरूनी इलाकों में किस कदर महज़ब हो गए थे। लेकिन ज़हनी तौर पर वो बहुत पीछे थे। एक जानवर की हलाकत उनके लिए बहुत बड़ी मजहबी रस्म थी, और इस रस्म को पूरा करने वाले के लिए वो सब कुछ भूल गए थे। ये भी भूल गए थे कि जिन लोगों को रिहा किया है वो उनके दुश्मन थे। बहरहाल सब को रिहा कर दिया गया। मलका इस वक्त बिल्कुल बेहकीकत हो गई थी। जबकि खुशियों का शोर थम गया तो उसकी आवाज़ गूंजी, नीतिका के बेवकूफ़ इंसानों, क्या इस तरह मेरी नाफरमानी करके तुम मेरे कहर को आवाज़ नहीं दे रहे? क्या मैं इन कड़कती बिजलियों को आवाज़ दूं जो तुम्हारे झोंपड़ों को जलाकर खाकतर कर दें? उसकी आवाज़ में बिजलियां कूद रही थी। तब चार ज़ईफ़ आदमी आगे बढ़े और उनमें से एक ने कहा, बेशक तू पूरी इसरार कुव्वतों की मालिक है। हाँ, तू यकीनन उन बिजलियों को आवाज़ दे सकती है जो हमारे झोंपड़ों को आग लगाकर खाकतर कर दें। लेकिन सफ़ेद औरत, सफ़ेद हाथी का शिकारी, जिसने सारे मैदान में हमारे सामने हाथी शिकार किया हो, हमारे लिए इतना मुकद्दस है। हम उसके लिए बड़े से बड़ा नुकसान, बड़ी से बड़ी तबाही बर्दाश्त कर सकते हैं। ये हमारा मजहबी फरीज़ा है जिसे हम हर कीमत पर पूरा करेंगे। लेकिन जब तुम जिंदा ही ना रहोगे तो किसे पूजोगे, किससे बरकतें लोगे? मलका ने कहा, ज़िंदगी मौत खुद हमारे हाथों में नहीं है, ना तेरे हाथों में। अब वो हमारा सरदार है, हमारा रहबर है, हम सिर्फ उसकी सुनेंगे। वो कहेंगे मर जाओ तो हम मर जाएंगे, वो कहेगा मार दो तो हम मार देंगे, इसके अलावा और कुछ ना होगा। तो फिर उससे कहो कि मुझसे बात करे। मलका नीतिका ने कहा, हम उसे मजबूर नहीं करेंगे।
لیکن میں اس سے بات کروں گا۔ میں نے درمیان میں مداخلت کی اور ملکہ میری طرف دیکھنے لگی۔ لیکن ابھی نہیں، اسے اپنے ساتھ احترام سے اپنے پاس لے چلو، میرے لیے مناسب قیام کا بندوبست کرو، وہاں میں اس سے گفتگو کروں گا، میں نے کہا۔ اور وہ تو صرف تعمیل کرنے والے تھے، انہوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ تھوڑی دیر قبل وہ اس عورت سے خوف زدہ تھے۔ ملکہ کو اٹھا لیا گیا اور وہ اس سمے نہ جانے کہاں لے گئے۔ سماترا، میں نے سماترا کو پکارا اور اس نے میرے سامنے گردن خم کر دی۔ پھر میں نے چیخ کر کہا، لوگوں، سماترا میرا نائب ہے، میرے احکامات اس کے ذریعے ہی تم تک پہنچیں گے۔ اب میں جو کچھ کہوں گا وہ سماترا کی زبانی تم سب سنو گے۔ اور سماترا کا سر فخر سے بلند ہو گیا، وہ ایک بار پھر میرے سامنے جھک گیا۔ سماترا، میں نے اسے مخاطب کیا۔ آقا، اس نے گردن جھکا کر کہا، ان سارے قیدیوں کو نہایت احترام سے کسی مناسب جگہ رکھا جائے، انہیں کوئی تکلیف نہ ہو، یہ میرا حکم ہے۔ تعمیل ہوگی آقا۔ بس اب مجھے سفید ملکہ کے پاس پہنچا دو، میں نے کہا، اور سماترا دوسروں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے لگا۔ کرنل ڈکسن اور دوسرے لوگ مجھ سے ملاقات کے خواہش مند تھے، لیکن اس وقت میں ان سے نہیں مل سکتا تھا۔ سفید فام عورت کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات مجھے حاصل تھیں۔ مجھے شبہ تھا کہ وہ سائنسی ہتھیاروں سے لیس تھی، اس کے آدمی بھی ان پہاڑوں میں تھے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے ان پر مصیبت آئے، اس لیے میں پہلے اس سے گفتگو کر کے کوئی معاملے کی بات کرنا چاہتا تھا۔ ایک طویل و عریض جھونپڑے کے سامنے مجھے چھوڑ دیا گیا۔ سماترا میرے ساتھ تھا۔ ملکہ اندر موجود ہے، اس نے کہا، اور میں نے گردن خم کر دی۔ چند ساعت کے بعد میں اندر تھا، تب پہلی بار میں نے سرخ لباس میں ملبوس اس حسین عورت کو دیکھا جو واقعی بہت خوبصورت تھی۔ اس وقت بھی وہ سکون سے ایک موٹی کھال پر دراز تھی۔ ملکہ نیتکا کو میرا سلام پہنچے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ طنز کر رہے ہو؟ اس نے حقارت سے کہا۔ نہیں، کیوں؟ یہ احساس کیوں کر ہوا؟ میں اب ملکہ تو نہیں رہی۔ اوہ، کیا تمہیں ملکہ رہنے کا شوق تھا؟ کیا مطلب؟ تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ مجھے سردار بنا دیا گیا ہے؟ ہاں، اب تم ان کے سردار ہو، لیکن مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے ملکہ۔ ویسے تمہیں ملکہ کہتے ہوئے عجیب سا لگتا ہے، کیا تم مجھے اپنا نام بتاؤ گی؟ میں نے بے تکلفی سے کہا۔ وہ مجھے گہری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ چند ساعت وہ خاموش رہی، پھر بولی، نائرہ ویلکم۔ مجھے سرفراز کہتے ہیں۔ ایشیائی باشندے ہو؟ ہاں۔ اور نمایاں؟ بے شک۔ تمہارا تعلق کہاں سے ہے یہ نہیں بتا سکتی۔ کوئی بات نہیں، ویسے ایک بات تو بتاؤ گی، کیا مجھ سے گفتگو کرنا پسند کرو گی؟ ہاں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ شکریہ، ویسے اگر تم میرے ساتھیوں کو معاف کر دیتی تو اس کی نوبت ہی نہیں آتی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم ایسے انوکھے انسان نکلو گے۔ لیکن وہ تمہارے ساتھی کہاں سے ہو گئے؟ وہ تو پہلے سے گرفتار ہوئے تھے، وہ میرے ہی گروہ سے تھے، ہم لوگ بٹ گئے تھے۔ اوہو، تم افریقہ کیوں آئے تھے؟ بتانے میں کوئی حرج نہیں، ہیروں کی تلاش میں۔ مجھے یقین تھا، وہ مسکرا کر بولی۔ اس کے چہرے کے تاثرات بدل رہے تھے اور اب زیادہ پرسکون ہوتی جا رہی تھی۔ چند منٹ خاموش رہنے کے بعد بولی، ہم لوگ بھی کوئی مقصد لے کر یہاں نہیں آئے تھے۔ ہماری خواہشیں ہیں کہ ان وحشیوں کو مہذب بنا کر یہاں افریقہ کی ان گہرائیوں میں ایک چھوٹا سا خوشنما شہر آباد کریں۔ خوب، میں نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ ایک ایسا مثالی شہر جسے خوابوں کی جنت کہا جا سکے، اور جب مہن جو یہاں پہنچے تو حیران رہ جائیں۔ اس نے پرخیال انداز میں کہا، عمدہ خیال ہے۔ ایک بات بتاؤ۔ ضرور، پوچھو۔ ہاتھی کس طرح مر گیا؟ کیا مطلب؟ کیا میں اسے صرف انسانی قوت کا کرشمہ سمجھوں؟ اس میں کچھ اعتراض ہے، 100%۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایشیا کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی شاید۔ کیا مطلب؟ افریقہ، صحرائے اعظم، جس طرح قدرت کے بے شمار راز ہائے سربستہ خود میں سمیٹے ہوئے ہے، سرزمین ایشیا بھی پر اسرار علوم کی زمین ہے۔ اوہ، تو کیا؟ نائرہ نے پرجوش انداز میں پوچھا۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں بتا سکوں گا۔ خدا کی پناہ، ہاں، میں نے ایشیا جادو کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ تم بے حد خطرناک آدمی ہو۔ خوبصورت عورتوں کے لیے نہیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم نے مجھے کئی بار خوبصورت کہا ہے، اس کے لیے شکریہ، وہ مسکرا کر بولی۔ حالانکہ اس کی ضرورت نہیں، عورتوں کے رسیا معلوم ہوتے ہو، صرف اس حد تک کہ انہیں حسین کہہ دوں اگر وہ ہوں، اس کے بعد صفر۔ میں نے برجستہ جواب دیا، صفر، بالکل صفر۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ جس طرح بھی ممکن ہو۔ تم خود بھی تو کافی خوبصورت ہو، ظاہر ہے کہ لڑکیاں تمہارے معاملے میں صفر نہ ہوں گی۔ ابھی تک اس کا کوئی خاص تجربہ نہیں۔
बहरहाल मेरा ख्याल है कि हम फ़िलहाल गलत मौजू पर आ गए हैं। मैं भी यही महसूस कर रहा हूँ। अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? बेदस्तूर मैंने जवाब दिया। बहरहाल बहुत सोच समझ कर गुफ्तगू करना चाहता था। एक बात तो यकीनी थी कि नायरा यहाँ यकीनन इनके पास कुछ ऐसी चीज़ें तब होंगी जिनकी मदद से वो इन मासूम इंसानों को काफ़ी नुकसान पहुँचा सकती होगी, वरना इस तरह बेधड़क उनके दरमियान ना आ जाती और उन्हें अपना मती ना कर लेती। चुनांचे अगर मैं उससे मुतलकात ख़राब कर लेता तो यकीनन मुझे भी उलझनों का शिकार होना पड़ता। मेरे साथियों की ज़िंदगी भी खतरे में पड़ सकती थी और ये मासूम जंगली भी बेमौत मारे जाते, और ये सिर्फ मेरी वजह से होता। चुनांचा ऐसा काम करना था कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। यानी उसने पूछा। मुझे इनसे कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने सिर्फ अपने साथियों की जान बचाने के लिए सफ़ेद हाथी को हलाक किया था। मुझे इनका सरदार बनने में कोई रगबत नहीं। तब तो हमारे और तुम्हारे दरमियान समझौता भी हो सकता है। समझौता? हाँ। किस सिलसिले में? तुम हमारे काम में रखना अंदाज़ी मत करो और हम तुम्हारे काम में मदाखलत नहीं करेंगे। सिर्फ ये कि मदाखलत नहीं करेंगे बल्कि हीरों के हसूल में तुम्हारी मदद भी करेंगे। मेरा ख्याल है कि मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। तुम सोच लो। सोच लिया, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर तय? मेरी तरफ से तय। तुम बताओ। मेरी तरफ से भी तय समझो। वैसे मैं तुम्हें अपने साथियों से मशवरा करने के बाद जवाब दूंगी। ओके मिस नायरा, मैंने कहा। अब मुझे इजाज़त दो, वो उठते हुए बोली। भाई ज़मीन ने कहा और वह मुस्कुराती हुई बाहर निकल गई।